जय श्री राम फ्रेंड्स, वेलकम टू भारत मार्ग। राजेश हमारे साथ जय श्री डॉक्टर राम। राजेश जोरी जी हैं, उनको भी बहुत बहुत स्वागतम। आज बहुत गहरी बात है। एग्जिट पोल होने वाला है, 5 स्टेट इलेक्शन मैंडेट फॉर 2003। हमारा सवाल होगा डॉक्टर राजेश जोरी, जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं TOI से, टाइम्स ऑफ इंडिया से, उनसे हमारा एक ही सवाल है। ये एग्जिट पोल का मायने क्या है, कौन जीतेगा, कौन बनेगा CM, और who is the winner of the semi-final, as the saying goes. They have been promoting big time on say this as a semi-final. Who is the bigger winner of the semi-final? Who made it? Who didn't make it? And before going further, friends, please make sure to like the video, comment on the video, share the video with as many people as you can. ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए, कोई सवाल पूछने के लिए, कोई आपका उधर क्या फीडबैक है वो भी दे दीजिएगा। And friends, make sure to subscribe the channel Bharat Marg if you didn't already, and press the notification bell to make sure that you stay connected with us so that you get notified as we go live. And also friends, हम हर दिन का एक हमारा धार्मिक मैसेज बहुत सारा लैंग्वेजेस में आते हैं भारत का। For you to get it, just send us a +1 64796444790. Just send us a WhatsApp and you should get it so that you and your friends can stay connected with Sanatan Dharma and family. Okay, Dr. Rajesh Jory ji, welcome to Bharat Marg. Thank you for joining us. बोलिएगा, पहले आपका स्टेट से चालू करें। शिवराज सिंह चौहान, शुरुआत MP से करेंगे जी। शिवराज सिंह चौहान दम धमाके खेले योगी स्टाइल में। लास्ट उनका 2 साल का था योगी स्टाइल, बिल्कुल योगी बन गए वो MP का जी। मानते हैं आप जी? कट्टर, मतलब बुलडोजर करना। अब मेरा सवाल एक ही है, मोदी का चेहरा और शिवराज सिंह का काम ये दिलेगा, ये दे देगा जीत बोल के बोलते हैं नरोत्तम मिश्रा जी, होम मिनिस्टर। क्या बोलेंगे? देखिए जो मध्य प्रदेश में 20 साल से, लगभग 20 में से 1.5 साल कम कर देंगे तो 18.5 साल से शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी की गवर्नमेंट है। 18.5 साल एक बहुत बड़ा टाइम होता है, लगभग 2 डेकेड्स होते हैं, 2 दशक हो जाते हैं। और 2 दशकों में एंटी इनकम्बेंसी होती है। एक तो एंटी इनकम्बेंसी होती है, दूसरा क्या होता है कि जो लोग सरकार में होते हैं और जो किसी पोजीशन पे होते हैं और अपनी ही पार्टी के लोगों को काम नहीं कर पाते हैं, किसी का कोई फुलफिलमेंट नहीं हो पाता है, तो वो नाराज होते हैं। तो एंटी इनकम्बेंसी एक तो पब्लिक की हो गई, और दूसरी जो अपनी खुद की पार्टी के जो नेता होते हैं वो भी कहीं ना कहीं नाराज हो जाते हैं। तो उतना सब 2018 में बहुत ज्यादा था ये। उसके बाद भी सिर्फ 5 सीट का अंतर रहा था। 109 सीट मिली थी बीजेपी को और 114 सीट मिली थी कांग्रेस को। तो जब कांग्रेस कह रही थी कांग्रेस जीत गई, कोई जीती नहीं थी, ना कोई जीता था ना कोई हारा था 2018 में। वैसा ही इस बार भी होना है। जो what estimate I have given to the channel भारत मार्ग की 115 कांग्रेस को आएंगी और 110 बीजेपी को आएंगी और 5 अदर्स को जाएंगी। लेकिन ये 2-3 सीट का भी अंतर हो सकता है दोनों को 112 मिल जाए, 112 113 मिल जाए। इस तरीके से इतनी कांटे की टक्कर रहेगी, लहर किसी की भी नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी 110 112 सीट भी ले आती है 20 साल के राज के बाद, तो ये बीजेपी के लिए बहुत बड़ी जीत होगी, क्योंकि इतने लंबे समय जब शासन में रहते हैं तो इतना आसान नहीं होता है वापस से वोटर्स को अपने पास कंटेन करके रखना। इसके पीछे जो बहुत सारे कारण हैं, एक बड़ा कारण है नरेंद्र मोदी, जो इतना बड़ा चेहरा है, इतनी बड़ी शख्सियत है कि इस समय पूरी दुनिया में उसके मुकाबले का कोई लीडर नहीं है। ये तो विपक्ष भी मानता है, पूरी दुनिया मानती है। तो एक तो मोदी का चेहरा है, और शिवराज सिंह चौहान नो डाउट उन्होंने खूब काम किया है। आपको दिलीपन साहब एक बात बताते हैं कि शिवराज सिंह चौहान को लोग बड़े लचर, कमजोर मुख्यमंत्री मानते थे।
तो एक बार क्या हुआ, अब से करीब कुछ समय की बात है कि 8 सिम्मी के जो सिम्मी हैं, स्टूडेंट इन इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया, तो सिम्मी के 8 कैदी जो है भोपाल जेल से भाग गए और वहां पर एक हवलदार को मार के भी चले गए। अपने जो जेलर थे, जेल प्रहरी थे, जेल गार्ड थे, उनको मार दिया, उनको जान से मारा और भाग गए। अब आपको बताएं, उस समय शिवराज सिंह चौहान का योगी वाला रूप देखने को मिला। शिवराज सिंह चौहान ने अपनी टीम को बोला कि इनको जिंदा या मुर्दा चाहिए किसी भी हालत में। पर वो जिंदा पकड़ना आसान नहीं रहता है आतंकवादियों, क्योंकि वो लोग तो हर तरह से ट्रेंड होते हैं। तो फिर 8 के 8 भोपाल के आउटस्कर्ट्स पे एक जगह पे 8 को मार दिया। उस घटना ने शिवराज सिंह चौहान को एक डायनामिक सीएम के तौर पे प्रोजेक्ट किया। फिर एक बड़ी घटना हुई देवास जिले में, जहां पर क्या हुआ था कि एक एक दलित आदिवासी बच्ची जो थी, उसको बीजेपी से ही रिलेटेड एक आदमी था, उसने कहीं मार दिया था। तो आप देखिए शिवराज सिंह चौहान ने वहां पे धर्म, जो अपना जो धर्म का चक्र होता है, जो न्याय होता है, वो दिखाया और उन्होंने उसके घर को भी तोड़ दिया, उसके घर को बुलडोजर चलाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उज्जैन में दंगे हुए। उज्जैन में जो अपनी उज्जैन में राम जन्मभूमि पे, रामनवमी पे जो यात्रा निकल रही थी, तो उस यात्रा पे पथराव हुआ। और पथराव हुआ तो शिवराज सिंह चौहान ने वहां पर भी सीरियसली लिया और उन्होंने कहा कि इनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। तो उनके पूरे घर तोड़ दिए गए। बहुत अपोजिशन हुई, कांग्रेस ने भी उठाया मामला, दूसरों ने भी उठाया, ओवैसी ने भी उठाया, पर किसी की नहीं सुनी गई, उनके घर तोड़े गए। फिर एक बड़ी घटना धार जिले में हुई, मनावर में। वहां पर भी एक यात्रा निकल रही थी, हिंदू यात्रा निकल रही थी, वहां पर फिर से पथराव हुआ, वहां पर भी सेम चीज हुई। तो कहीं ना कहीं बहुत सारा लोगों को किया गया। बहुत सारे। तो शिवराज सिंह चौहान, लोग उनको कमजोर, लोग उनको लाचार मुख्यमंत्री बोलते हैं, लोग सीधा आदमी बोलते हैं, बट आई डोंट एग्री विद देम। शिवराज सिंह चौहान वो सब कुछ कर सकते हैं जो योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिश्वा शर्मा कर सकते हैं। इसलिए कहीं कोई कमी नहीं है। मौका होता है कि मैंडेट का कहां पे जरूरत है वहां पर वो करना है। शिवराज ने वो किया और ऐसा लग रहा है कि शिवराज ने आखिरी में जनता का दिल जीता है। और लाडली योजना का भी फायदा उनको मिल चुका है, राइट? जी, लाडली लक्ष्मी योजना का देखिए आपको थोड़ा सा बताते हैं। लाडली बहना योजना जो थी, पहले लाडली लक्ष्मी थी। लाडली लक्ष्मी योजना ने तो आपके पिछले शो में, आपके चैनल पे ही बताया कि उसके ऊपर तो पूरी वर्ल्ड में रिसर्च हो रही है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि जिसने जेंडर रेशियो को सुधार दिया, जिसने जो लड़कियां कम पैदा हो रही थी वो ज्यादा पैदा होने लगी, रेशियो सुधर गया उनका। जो गर्ल चाइल्ड था उसको पैदा होने दिया जा रहा है, उसको दुनिया में आने दिया जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ लाडली लक्ष्मी योजना। बिकॉज द फ्यूचर ऑफ दोज वीमेन, फ्यूचर ऑफ दोज गर्ल्स वॉज सेफ, बिकॉज फाइनेंशियली सेफ, और उनके साथ बहुत सारी अच्छी प्लस पॉइंट्स थे। फिर लाडली बहना योजना लाए ये लोग, और लाडली बहना योजना ने भी अपना कमाल किया है। लाडली बहना योजना ने जिस तरह से, जब मुख्यमंत्री कहीं जा रहे थे और मुख्यमंत्री किसी भी चुनाव की सभा में भाषण देने जा रहे थे, और जिस तरह से लोग उनसे गले मिल रहे थे, लोग वो जो लेडीज हैं, जो बहनें हैं अपनी, वो जिस तरह से उनके साथ जिसे कहना चाहिए कि भाई की तरह मिलके, और उनको अपने उनके आंसू भी निकल रहे थे। वो महिलाएं ये बता रही थी कि इस बार वोट हम तुमको ही देंगे। और इस बार जिस तरह से जो अधिकतर डिस्ट्रिक्ट्स में महिलाओं की वोट संख्या ज्यादा रही है, वोटर्स की संख्या, ये बताता है कि लाडली बहना योजना ने अपना काम कर दिया। लाडली बहना योजना ने समाज में जो बदलाव लाना था वो ले आया। लाडली जी मेरा जी 2 सवाल है, 30-30 तो लाडली सेकंड का बहना है। योजना ने, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए, खत्म कीजिए। जी बोलिए बोलिए। हाँ, तो लाडली बहना योजना ने अपना कमाल कर दिया है, उसने अपना इफेक्ट कर दिया है। नाउ ओवर टू यू सर। या दो सवाल है, 30 सेकंड में आप जवाब दीजिए, नेक्स्ट स्टेट को जाएंगे हम। ओके, तो ये जो सक्सेस है, ओके, अभी जो मिलेगा एमपी का, सब बहुत सारा पोल्स ऐसा बोल रहे हैं कि उनको मिलेगा ही, क्योंकि इन्होंने एक है आदिवासी का पांव धोए और उनके माफी मांगे। जब बीजेपी का कार्यकर्ता ने उनको टूका, ये कुछ किया उसके लिए, उसका असर कैसा पड़ेगा। दूसरा है कि कौन बनेगा सीएम एमपी का। फिनिश। देखिए, जो वो पैर धोया वो बहुत अच्छा काम किया था।
लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आदिवासी भाई जो है हमारे बंधु लोग हैं, उनको इतना जहर उनके मन में भर दिया गया है, उतना जो लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो बहुत बाहर-बाहर से फंडिंग आ रही है, वो लोग जिस तरह से उनको जैसे इनोक्युलेट कर रहे हैं, उससे कहीं न कहीं फायदा उतना नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए था। और कोई होता तो उसको आदिवासी सर पे उठा के घूमते, लेकिन शिवराज के साथ वैसा नहीं हुआ। दूसरा पॉइंट आपका दूसरा था आपका कि दूसरा क्या था आपका कि कौन बनेगा सीएम? हाँ, सीएम का जहां तक सवाल है तो ऐसा लगता है कि शिवराज सिंह चौहान अब नहीं सीएम बनेंगे और उनको केंद्र में लिया जाएगा। कोई ना कोई दूसरा आदमी आएगा। नरेंद्र सिंह तोमर के चांस बन रहे थे, पर एक वीडियो आ गया तो अब उनका मुश्किल दिख रहा है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को सब लोगों की पहली पसंद माना जा रहा है, क्योंकि वो बीजेपी की जो कार्यशैली है, बीजेपी का जो कल्चर है, उसमें ढल गए हैं। उनने अपने आप को महाराज के अलावा भाई साहब कहलाना ज्यादा अच्छा लगता है। तो ऐसा लगता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि कल को अगर बीजेपी की गवर्नमेंट बनती है किसी स्थिति में, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ के मुख्यमंत्री बन जाए। वाह, ओके। मैंने बहुत सारे लोगों से बात कर रहा था, ट्रेन में मेरा सर्वे हो रहा था। इवन द बीजेपी कार्यकर्ता वर सेइंग ज्योतिरादित्य सिंधिया नेम, और आरएसएस लोग जा रहे थे, नागपुर जा रहे थे, मेरा उनसे मुलाकात हुआ मध्य प्रदेश से। वो भी बोल रहे थे कि इस बार तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही होगा बोल के उनका नाम बोल रहे थे। बहुत आश्चर्यचकित था मेरे लिए। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू राजस्थान। राजस्थान में इस बार जो गहलोत ने जो भी कुछ किया, चाहे वो अपने साधुओं की हत्या हुई, चाहे फिर वो जो करौली में दंगे हुए, चाहे जयपुर में दंगे हुए, चाहे जितनी भी बड़े-बड़े जो अपने रिलीजियस प्लेसेस है वहां पर जो हरकतें हुई इस मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत ने की, just to please just to appease for appeasement of minority, appeasement of his so called electorate, उनके वोट बैंक है उसके लिए किया। तो उस कारण से जो है जयपुर में जयपुर में अभी कुछ दिनों पहले हम जयपुर में एक ऑटो में घूम रहे थे, 3 बार ऑटो लिया। तीनों ऑटो से जब बात की तो तीनों ऑटो वालों ने एक ही बात कही कि अब तो बीजेपी आएगी, कांग्रेस तो नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि लोग परेशान हो गए हैं, लोग वहां पर त्रस्त हो गए। देखिए 15 साल वहां पर भी 10 साल सुंदरा राजे रही थी और उसके बाद फिर जो है कांग्रेस आई, लेकिन कांग्रेस को इस बार नहीं आने दिया जाएगा, ये पक्का है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे अच्छा क्राइम अगेंस्ट वुमेन में टॉप पे है राजस्थान, मतलब महिलाओं के प्रति जो क्राइम्स हैं उसमें टॉप पे है, और अशोक गहलोत उसमें कॉग्निजेंस भी नहीं लेता है। तो एक सीएम को तो सब बराबर होने चाहिए। किसी की महिला के साथ कोई अपराध हुआ है तो उसमें सबको, मतलब सीएम को सबसे पहले उस पे, किसी भी पार्टी का हो, किसी भी विचारधारा का हो, कोई भी उसकी आइडियोलॉजी हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है द डिग्निटी ऑफ द विमेन मस्ट बी प्रोटेक्टेड, dignity of the women must be respected by every person in the society, by every leader of the any political party. आप ये बोलना चाहते हैं he failed women, he failed the community as yes such, yes you know, yes कांग्रेस और हिंदू गुस्सा में है, ये है, हिंदू गुस्से में है, वो बहुत बड़ा कारण है जी। ये आपका नंबर क्या है, ये बोल देंगे? राजस्थान में देखिए हमारा ऐसा मानना है कि 125 बीजेपी को मिलेंगे कम से कम, ज्यादा भी हो सकता है। कांग्रेस जो है 70 पे आ जाएगी, हो सकता है 60 पे आ जाए, 55 पे आ जाए, और 5 अदर्स इसलिए हैं कि कुछ तो अदर्स जाते ही हैं। कुछ जैसे ओवैसी भी अपना दिमाग लगा ही रहे हैं, आम आदमी पार्टी भी अपना दिमाग लगा रहे हैं, तो 4-5 सीटें तो जाएंगी। और बहन जी भी हैं, लैंडस्लाइड विक्ट्री रहेगी। बहन जी भी हैं, पर लैंडस्लाइड विक्ट्री बीजेपी की रहेगी। और ये 2 साल पहले से लोगों को मालूम है क्या होना है वहां पर। तो राजस्थान में कोई डाउट ही नहीं है किसी को कि राजस्थान में गवर्नमेंट बीजेपी की नहीं बनेगी। अच्छा, तो ये राम मंदिर का असर कैसा पड़ा मध्य प्रदेश में और राजस्थान में, इसके बारे में जरा बोलेंगे 1 ही मिनट में। राम मंदिर का देखिए कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी तो आ रही है, सोशल मीडिया पर लगातार चल रहा है कि देखो वो राम मंदिर को रोक रहे थे, हमने राम मंदिर को बनाया है। फिर कन्हैया मित्तल का गाना चलता है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। तो कहीं ना कहीं राम मंदिर एक बहुत बड़ा, एक बैक ऑफ द माइंड, एक राम मंदिर एक बैकग्राउंड में चलने वाला एक बहुत बड़ा इश्यू है। लेकिन शायद इस वाले चुनाव में इतना फर्क नहीं पड़ा, पर लोकसभा के चुनाव में राम मंदिर एक बहुत बड़ा
वो होगा। इसको हम सेमीफाइनल मान रहे हैं, सेमीफाइनल में हो सकता है राम मंदिर का इफेक्ट कम हुआ हो, पर जो फाइनल होगा यानी कि 2024। मगर जी, हिंदुओं ऐसा मानते हैं कि बीजेपी को हिंदुत्व पार्टी मानते हैं राम जी के वजह से भी। हिंदू भी मानते हैं और मुसलमान भी मानते हैं, और हिंदू कम मान रहे हैं, मुसलमान ज्यादा मानते हैं उस बात को। मुस्लिम्स जो है वो लोग पक्का मानते हैं कि हिंदुओं की पार्टी है, भले ही इसमें बहुत सारे मुस्लिम्स हैं। उसका एक कारण है, उनका ये कहना है कि इनका तो एजेंडा ही पहले दिन से क्लियर है कि कॉमन सिविल कोड धारा 370 और आपका ये जो 370 कॉमन सिविल कोड और वो था अपना ये राम मंदिर, राम मंदिर। राम तो मंदिर। दो तो उन्होंने पूरे कर दिए और कॉमन सिविल कोड की तरफ ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। हम बहुत आगे बढ़ गए हैं कॉमन सिविल कोड पे। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जो लगातार रूलिंग्स आ रही हैं, वो कॉमन सिविल कोड ऑलरेडी शुरू हो चुका है। आप ये मान के चलिए पूरे फॉर्म में आने में हो सकता है 1-1.5 साल और लग जाए। पर बीजेपी ने जो 3 मुद्दे उठाए थे, 3 मुद्दे पे सीरियसली चल रही है, और पूरी पब्लिक जानती है कांग्रेस के पास कोई एजेंडा ही नहीं है। इनके तो 3 एजेंडा थे, इन्होंने 3 एजेंडा शुरू से दिए, उस पे चले, और कांग्रेस के पास कोई एजेंडा नहीं है अपार्ट फ्रॉम अपीजमेंट ऑफ सर्टेन कम्युनिटी और सर्टेन सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ओके। और अब आएंगे मतलब राजस्थान में ये जो सचिन पायलट वर्सेस जो सीएम का जो लड़ाई चल रहा था, उसका भी असर पड़ा क्या? उसका असल में क्या है, देखिए उसका असर इसलिए ज्यादा नहीं दिखेगा कि लोग इतने नाराज हैं कि उन्हें मतलब ही नहीं है। तुम दोस्त हो तो भी तुमको नहीं जिताना है, तुम दुश्मन हो तो भी नहीं जिताना है। आप बहुत लोग बढ़िया। अगर गहलोत और सचिन पायलट, हाँ, दोनों दोस्त हैं, तो उसका उतना असर नहीं है हमारे हिसाब से। बिल्कुल। कौन बनेगा सीएम? ऐसा लगता है कि कोई बाबा खोजा है उन्होंने योगी आदित्यनाथ की तरह, बीजेपी ने। कोई साधु है तो वो भी सन्यासी आदमी है, और ऐसा लगता है कि एक बार राजस्थान को भी, मध्य प्रदेश को भी, चलो मध्य प्रदेश में तो सिंधिया हैं, लेकिन सब जगह साधु बिठाल देंगे तो कम से कम कोई एलिगेशन नहीं लगेगा। कोई करप्शन का एलिगेशन लग ही नहीं सकता और कोई एलिगेशन लग ही नहीं सकता। जातिवाद तो का शायद नहीं होगा। राजस्थान में वसुंधरा राजे तो रिपीट नहीं होंगे, और क्योंकि वसुंधरा इधर राजे सिंधिया रिपीट है नहीं तो होगी उधर ये भी पक्का सिंधिया है। नहीं कोई, हो सकती है। हाँ वहाँ सही कह रहे हैं, सही, वो नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। और सिंधिया को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं वहां पर। बिल्कुल बिल्कुल। और जी, नाउ जाएंगे महादेव घोटाला वाला छत्तीसगढ़ के ऊपर। अच्छा, छत्तीसगढ़ में समस्या पता नहीं क्या हुआ है, जनता क्यों इतनी मतलब इनसेंसिटिव है कि छत्तीसगढ़ में खुलेआम भूपेश बघेल के फादर ने भगवान राम के बारे में क्या क्या बोला उल्टा सीधा। और वो उस समय शायद कहाँ थे, महाराष्ट्र में थे कि राजस्थान में थे कि मध्य प्रदेश में कहीं पे थे, और उनको बोला, उनके खिलाफ एफआईआर हुई, सब कुछ हुआ। और वो आदमी हमेशा से ये बोलता है कि हिंदू धर्म बेकार है, सनातन धर्म बेकार है, इनको चप्पल मारनी चाहिए, भगवान को ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। और भूपेश बघेल एक स्यूडो हिंदू है, मतलब ही इज अ स्यूडो क्रिश्चियन। तो वो भूपेश बघेल और उसके पिताजी जो है, आइदर दे आर होली लेफ्टिस्ट और दे आर स्यूडो क्रिश्चियन। तो वो लोग जो है खुल के सनातन धर्म के बारे में ही उल्टी सीधी बातें हमेशा करते हैं। पर दुख ये हो रहा है उसके बाद भी वो जो वहां के एग्जिट पोल है, वहां की जितनी भी बातें आ रही हैं छत्तीसगढ़ से, उसमें कांग्रेस की गवर्नमेंट रिपीट होती दिख रही है। ये बात बहुत चिंता की है। आज देखिए जी, मगर आपका हाँ जी नंबर बोलिए। तो बीजेपी को दे रहा है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 40 है और कांग्रेस अच्छा को 45 है, और 5 अच्छा उनका अच्छा, मैंने उल्टा है। पढ़ लिया। ओके ओके। हाँ, ये उल्टा पड़। गॉट इट। तो यहाँ पे ये हो सकता है कि ये जो 5 अदर्स हैं, अगर ये इनके साथ आ गए तो काम हो गया, काम ही खत्म है। फिर तो फिर कोई चिंता की बात ही नहीं है। फिर जो है आप देखिए, अमित शाह इतने एक्सपर्ट आदमी हैं, उनके पास इतना अनुभव है, इतना एक्सपीरियंस है कि 4-5 सीटें कम होंगी तो बनवा लेंगे सरकार। वो तो कोई बहुत मुश्किल एंड काम उनके लिए नहीं है। एंड उसमें भी तोड़ के आने के लिए लोग बैठे हुए हैं यस, कांग्रेस में, तोड़ के बाहर और, आने, और इंक्लूडिंग द वो डिप्टी जो सीएम। डिप्टी सीएम तो कई बार बोल चुके हैं, डिप्टी सीएम को तो बड़ी मुश्किल से गांधी फैमिली लोगों ने बचाया है, अदरवाइज वो तो पिछली बार ही चले जाते। लेकिन एक बात बहुत बड़ी है कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का आना इसलिए जरूरी है कि नक्सलवाद फिर से सर उठाने लगा है।
नक्सलवादी फिर से अपनी अपनी हरकतों पे उतारू हो गए हैं, और नक्सलवाद को अगर कुचलना है तो बीजेपी का वहां आना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीजेपी को ही मालूम है इस तरह के सांप को कैसे कुचला जाता है। एंड ये एक बात तो मानना पड़ेगा, मे बी इट इज मध्य प्रदेश, मे इट बी छत्तीसगढ़, ये दोनों जगह में बीजेपी रेडार में भी नहीं था 3-4 महीने पहले। सही बात है। ये तो दोनों की स्थिति बहुत खराब थी, ये और तो एकदम से जी हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। तो दोनों जगह 6 महीने पहले ऐसा लग रहा था कि क्लीन स्वीप करेगी कांग्रेस, और देखिए 6 महीने में क्या मैनेजमेंट किया है इन लोगों ने, क्या जबरदस्त काम किया है कि स्थितियां बदल गई, कांटे की टक्कर आ गई दोनों जगह। राजस्थान पहले दिन से क्लियर था, पर इन दोनों जगह बहुत गड़बड़ दिख रही थी, और वो उस गड़बड़ को सुधार लिया है। अगर 40 बीजेपी को मिल रही है, मतलब बड़ी बात है। अब 5 सीट का जो अंतर है, हो सकता है 2-3 सीट उसकी कम हो जाए, 2-3 इनकी बढ़ जाए, और जो इंडिपेंडेंट है वो 5 की जगह 6 हो जाए, 7 हो जाए, तो वो जो इंडिपेंडेंट या अदर्स हैं वो बीजेपी के साथ आ जाएंगे और काम हो जाएगा उनका। बिल्कुल। नाउ लेट्स गो टू तेलंगाना। जी, और छत्तीसगढ़ में कौन बनेगा सीएम? छत्तीसगढ़ में देखिए, अगर बीजेपी आती है तो सीएम का चेहरा भी इस बार कोई नया होगा। रमन सिंह को तो शायद ना बनाया जाए, क्योंकि बहुत ठंडे आदमी है वो, बहुत कोल्ड आदमी है। देखिए, इन टुडेज एनवायरनमेंट सच अ पर्सन ऑफ दैट कोल्ड ब्लड इज नॉट रिक्वायर्ड इन एमपी, छत्तीसगढ़ और एनी अदर स्टेट, बिकॉज पीपल एक्सपेक्ट, बिकॉज योगी हैज सेट अ मॉडल। योगी ने एक ऐसा मॉडल तैयार करके दे दिया है, अब हर आदमी कहता है मुझे तो योगी जैसा ही आदमी चाहिए। आप सोचिए कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के लोग बोल रहे हैं योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए हमको, तो फिर हमारे देश में भी हर स्टेट में यही स्थितियां होती है। इसलिए रमन सिंह नहीं रहेंगे, कोई नया आदमी आएगा, अच्छा आदमी आएगा कोई। Absolutely, absolutely. Now let's go to Telangana, Dr. Saab. जी, तेलंगाना में देखिए कांग्रेस अच्छा परफॉर्म कर रही है, बीआरएस उससे भी अच्छा परफॉर्म कर रही है, और बीआरएस को लगभग 50 मिलेंगी, कांग्रेस को लगभग 48 के आसपास का, जो हम लोगों का सुबह से अभी तक का जो हिसाब किताब लगाया है वो आएगा, और 7 से 10 सीटें बीजेपी की आ सकती हैं। पर एआईएमआईएम जो है वो बड़ा खेल, 7 तो अभी बता रहे हैं, लेकिन कहीं पे सही तरीके से पोलराइजेशन हो गया और उनकी सीटें 15-20 हो गई बाई चांस, तो उस समय ये सब चीजें चेंज हो जाएंगी, बीजेपी की सीटें चेंज नहीं होंगी। तेलंगाना में बीजेपी को तो उतनी ही मिलेंगी जितनी उनको मिलनी है, और इसलिए तेलंगाना एकदम से जो है तेलंगाना में चेंजेस दिखेंगे आपको। कांग्रेस ही कम हो सकती है, बीआरएस ही कम हो सकती है अगर एआईएम की बढ़ेंगी। और दूसरी बात है कि कहीं ना कहीं ऐसा है, बीजेपी गवर्नमेंट बनाती तो नहीं दिख रही है, पर ठीक है, पहले से कुछ आगे बढ़ी है, जैसे बंगाल में आगे बढ़े हैं तो वैसे यहाँ भी कुछ आगे बढ़े हैं, और एक ना एक दिन ऐसी स्थिति भी आएगी कि तेलंगाना में भी सरकार बने, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये। बिल्कुल, बिल्कुल। और राजा सिंह कैसे हैं उसके बारे में बताना, उनका सीट के बारे में बताना मुझे प्लीज। देखिए, जब हम योगी आदित्यनाथ के बारे में बात करते हैं, या उनको निकाला गया फिर दुख उनको ये सीट होता दिया है, गया। दुख ये होता है कि बीजेपी में ये लोग अपने आप को बहुत सॉफ्ट दिखाना चाहते हैं। ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि हम बहुत ही सहिष्णु हैं और वी आर वेरी सेंसिटिव। अरे तुम, दुश्मन तो चाहेगा ही ऐसी हरकत करेगा कि तुम अपने लोगों को निकाल दो। नुपुर शर्मा को निकाल के बीजेपी ने जितनी बड़ी गलती की है, आप सोचिए कि आज वो अपना नेदरलैंड का पीएम बोल रहा है, नुपुर शर्मा की तारीफ कर रहा है, वो उसकी सपोर्ट में खड़ा हुआ है। हमारा पीएम, हमारे सीएम उसके सपोर्ट में नहीं खड़े हैं। व्हाट इज दिस? मतलब ये क्या सिखाता है? ये दिखाता है कि बीजेपी को उनके वोटों का लालच आ गया है। और जिस दिन एक बहुत वरिष्ठ प्रचारक थे, उनका किसी कारण से, अब उनका नाम लेना अभी ठीक नहीं है यहाँ पर इस चैनल पे, तो उनका मर्डर हो गया था, तो आरएसएस के प्रचारक थे, वो बोलते थे कि बीजेपी थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आ रही है बीजेपी को, जब अटल जी जब हारे थे 2004 में, तो उन्होंने कहा था बीजेपी को मुस्लिम वोट का लालच आ गया है, इसलिए बीजेपी आ रही है। बीजेपी एक बार कह दे कि रिनाउंस दोज वोट्स, कि मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे वोट, आप देखना मेजॉरिटी हर जगह बनाएगी। बोलते हैं जैसा बस वही बोलना पड़ेगा कि मुझे चाहिए नहीं आपका वोट। यस। तो अगर वो बोल दिया तो आप समझ लीजिए कि एकदम
लैंडस्लाइड मेजोरिटी आएगी हर जगह पे, लेकिन बीजेपी वाले हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं। बीजेपी वालों को जो इनके जो एडवाइजर्स हैं वो उनको एडवाइस नहीं कर पा रहे हैं, और मोर ओवर शायद पता नहीं क्या सोच रहे हैं। शायद डॉक्टर साहब, व्हाट आई थिंक इज they want to be soft at the center to have the international relationships go very well, मगर नीचे जो सीएम्स हैं वो खतरनाक होंगे, वैसा ही उनका स्ट्रेटजी आगे होने वाला है, ये मेरा हो सकता है, माइंड सही है। कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं तो आप, इसलिए इंटरनेशनल में कोई झंझट नहीं आ जाए, सही कह रहे हैं आप। ये भी हो तो सकता है, यू नो बेटर। ये अगर ये भी है तो और अच्छा है, क्योंकि देखिए वो जो प्रधानमंत्री कुर्सी पे बैठा है उसके साथ क्या प्रॉब्लम्स है हम नहीं बता सकते। हम अपने घर में बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर सकते हैं, पर उस कुर्सी पे बैठ के पूरी दुनिया से इंटरेक्ट करना, पूरी दुनिया से किसी से हमको लेना है, किसी को देना है, किसी से सामान खरीदना है, किसी को सामान बेचना है, किसी से हेल्प लेनी है, किसी को हेल्प देनी है, तो इसके लिए जो जियो पॉलिटिक्स होती है उसके लिए जो जो करना चाहिए वो एक अलग बात है। और अगर वो उसके लिहाज से ये सब कर रहे हैं तो ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। वी आर विद द पीएम, वी आर विद द गवर्नमेंट, एंड हम उनकी सारी पॉलिसीज को अच्छा मानते हैं। ये राजा सिंह जीत रहे हैं, हार रहे हैं, कैसा है उनका स्थिति, कैसा है? राजा सिंह को हराने वाला कोई पैदा नहीं हुआ है अभी, क्योंकि राजा सिंह हारने वाला आदमी है ही नहीं। क्योंकि वो उनका जो कॉन्स्टिट्यूंसी में है मुस्लिम्स भी ज्यादा हैं, उनका कॉन्स्टिट्यूंसी में। कोई बात नहीं, उनके यहाँ तो ये होता है कि जब उनकी एक यात्रा निकलती है तो सारी जो रिलीजियस स्ट्रक्चर्स है उनको ढांक दिया जाता है, और ये बोल दिया जाता है कोई भी उल्टे सीधे आदमी मतलब रोड में ना आए, कोई भी टोपी पहन के उस समय जुलूस के आसपास से ना निकले। राजा सिंह जो है एक्चुअल राजा है, दिलों का भी दिलों पे राज करता है, उस इलाके पर राज करता है, और बिना ताज का बादशाह है वो। तो राजा सिंह को हराने वाला अभी कोई पैदा नहीं हुआ है। बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे वो, और जीत के राजा सिंह जैसे आदमी को जिस दिन मुख्यमंत्री बना दिया उस दिन आप देखना तेलंगाना कहां से कहां पहुंचेगा। कभी देखिए भविष्य में कभी मौका आया, बीजेपी को सही वोट मिल गए तो हो भी सकता है ऐसा। बिल्कुल बिल्कुल। और मिजोरम, लेट्स गो टू मिजोरम डॉक्टर साहब। मिजोरम में अभी जैसे मिजोरम में जो स्थितियां बन रही हैं उसमें बीजेपी को सीटें अभी बहुत ज्यादा नहीं मिल रही हैं। एक्चुअली बीजेपी मिजोरम में स्ट्रांग हो गई थी, लेकिन ये जो मणिपुर का जानबूझ के किया गया कुकी वाला मामला है, कुकी और मैतेई वाला, ये जानबूझकर लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस और अपोजिशन पार्टीज, विदेशों के वो लोग जो चाहते हैं देश में स्टेबिलिटी गड़बड़ हो, चाइना म्यांमार में बैठे हुए लोग, इन सब लोगों ने मिलकर ये जो मणिपुर में किया उसका कहीं ना कहीं इफेक्ट उस पर भी आ रहा है, मिजोरम के वोटिंग पे आ रहा है। नहीं तो ये सीटें मिजोरम में इनको 10 सीट भी मिल सकती थी, पर अभी 3-4 सीटें मिलेंगी बीजेपी को, और इसमें कांग्रेस को मिल जाएंगी लगभग 9 सीट्स, और ZPM जो है उसको 20 मिलेंगी, और MNF यानी कि मिजो नेशनल फ्रंट है उसको 8 मिलेंगी। तो अभी स्थिति ये है कि वहां पे 21 सीटें चाहिए हमको कि बीजेपी को। मतलब मिजोरम विल बी probably going off. BJP may lose Mizoram. I think that's we have some technical difficulty here with Dr. Rajesh Johri. Friends, this is what is happening right now. आप देख सकते हैं कि बहुत बहुत गहरी इम्पैक्ट है इनका. You know, let's get Rajesh. We are trying to connect with Dr. Rajesh Johri ji again. You know, hopefully we will get him back. Okay, we are trying to get him as soon as possible. Please stick around, क्योंकि हमारा ये आप क्या सोच रहे हैं दोस्तों कि जहां भी कट्टरता, बीजेपी को जो डॉक्टर राजेश जोरी जी बोल रहे थे, दैट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। जहां भी बीजेपी हिंदुत्व का झंडा उठाया उधर उसको फायदा मिला। जैसा मध्य प्रदेश का सीएम हो, where he just came out with a yogi model, and also if you see what you call इंटरनेट इशू आ गया था कुछ। नो इश्यूज, प्लीज कंटिन्यू। या मिजोरम के बारे में का इशू आ गया था, कैमरा ऑफ है। या ठीक है, अब ठीक है, प्लीज कंटिन्यू। नहीं
तो मिजोरम में इसलिए जो मिजोरम में स्थितियां दिख रही हैं कि अगर दूसरी जो पार्टियां हैं, देखिए कांग्रेस के पास 9 ही सीटें आ रही हैं, हो सकता है वो 5 भी रह जाएं जब ये 3 तारीख को जब काउंटिंग होगी, तो हो सकता है 5 ही रह जाएं। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि मिजोरम में बीजेपी गवर्नमेंट बना ले, किसी के साथ भी मिलकर बनाएगी, बीजेपी गवर्नमेंट बनाएगी। एंड आई थिंक डिस्कशंस बिटवीन बीजेपी एंड दोज पार्टीज इज ऑलरेडी गोइंग ऑन, एंड आई थिंक बीजेपी विल फॉर्म अ गवर्नमेंट इन मिजोरम आल्सो। और कुछ भी उसका गणित होगा, प्लस माइनस होगा, डिवाइड होगा, मल्टीप्लीकेशन होगा, लेकिन गवर्नमेंट बना सकती है। तो कुल मिला के ये है कि जी, ये मैं पूछूंगा, ये जो मिलिटेंट ग्रुप कल मणिपुर में जो हथियार डाले, पीस अग्रीमेंट साइन किए, उसका कोई इम्पैक्ट था क्या इलेक्शन के ऊपर? बिल्कुल, एक्चुअली उस करे इसलिए गया था वो कि इलेक्शन पे इम्पैक्ट आए। प्रॉब्लम क्या रहती है कि वहां पर मिजोरम में, मणिपुर में, नागालैंड में, ये जो तीनों स्टेट्स के आपस में बॉर्डर्स के इश्यू है, बाउंड्री के इश्यू हैं, ये आज के नहीं है। ये नेहरू उसी समय खत्म कर सकते थे जब 47 में हम आजाद हुए थे। जानबूझ के इन लोगों ने 10-10, 20-20 साल इसको लटकाए रखा। उनको एक छोटी सी फुंसी को एक उसी दिन बोरोलिन लगा दो, कोई दवाई लगा दो, चली जाएगी। जब बड़ा फोड़ा बन गया, बड़ा नासूर बन गया, उसको बनने ही क्यों दिया इन्होंने? इन्होंने उस छोटी सी बीमारी को इतनी बड़ी बीमारी बना दिया कि उसको अब सही करना आसान नहीं है, और उसमें रिटर्न का प्रोसीजर नहीं होता है, फिर रिवर्स गियर नहीं होता है। एक बार इस तरह से आतंकवाद हो जाता है, कुछ लोग मर जाते हैं, उनके बच्चे तैयार हो जाते हैं, फिर वो बदला लेने लगते हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जो शुरुआत थी ईस्ट के प्रति, और कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया होगा, ये भी लोगों को जानना चाहिए आपके चैनल के माध्यम से। क्योंकि कांग्रेस को पूरी इच्छा थी कांग्रेस की कि उन 7 स्टेट्स में पूरे तरीके से क्रिश्चियन हो जाएं, वहां पर पूरे तरीके से हिंदुइज्म खत्म हो जाए, इसलिए जानबूझकर वहां ध्यान नहीं दिया गया। क्योंकि अंग्रेजों के 200 सालों से वहां पे चर्च बने हुए हैं, 200 सालों से वहां पे पुराने चर्च बने, मिशनरीज वहां पे सैकड़ों मिशनरीज वहां काम कर रहे हैं, करोड़ों रुपए आ रहा है, लेकिन सरकार ध्यान नहीं देगी। क्यों? बिकॉज दे वांटेड द whole population of northeast to get converted into Christianity। ये उनका उद्देश्य था हमारी गवर्नमेंट्स का। वो तो जब से अटल बिहारी वाजपेयी आए, उन्होंने लोकिस्ट पॉलिसी करी, फिर उसके बाद मोदी आए, उन्होंने और आगे बढ़ाया, और आज हम अच्छी स्थिति में देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट को। बिल्कुल बिल्कुल। मैं एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा, आपका फाइनल वर्ड लेने के पहले, ये ऐसा ओवरऑल ये जो इम्पैक्ट, ये जो सनातन विरोधी, इनका जो स्टालिन का बच्चा ने बात किया, बेटा ने, स्टालिन का बेटा उदयनिधि ने बात किया, सनातन को खत्म करो। फिर ये जो इंडी गठबंधन वाले इधर उधर सारे जगह में सनातन का अब्यूज किए, इसका कोई असर पड़ा या नहीं पड़ा? ये इस रिजल्ट के बारे में आप इसके कोरिलेट करके बताए तो बहुत बढ़िया होगा। देखिए, एक सनातनी होने के नाते आई बिलीव कि होना चाहिए था, इफेक्ट होना चाहिए था, इम्पैक्ट होना चाहिए था, लेकिन सनातन के लोग जो हैं, इनकी मेमोरी बहुत कमजोर है, बहुत ही कमजोर मेमोरी है। वो अपन 47 में क्या हुआ इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, मालाबार में क्या हुआ इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, 46 में कलकत्ता में क्या हुआ इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, टीपू सुल्तान ने लिंगायत लोगों के साथ क्या किया इसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। अपन बात कर रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव ने जो, जब ये 91-92 में जब अयोध्या का आंदोलन चल रहा था, तो उसने गोली चलवाई थी आईटीबीपी के लोगों से, और उसमें अपने बहुत बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। उसके बाद भी उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह हार गए और मुलायम सिंह जीत गए। इसलिए इस जो सनातन जो पॉपुलेशन है, इसका तो भगवान ही मालिक है, पता नहीं क्या होता है, इतनी बड़ी बड़ी चीजें हो जाती हैं। ओवैसी के भाई ने सीता के बारे में क्या क्या बोल दिया, उसके बाद भी ओवैसी के भाई को वोट दे रहे हैं अपने लोग। यहाँ पे भोपाल में आरिफ मसूद है, आरिफ मसूद जो विधायक है, पूरे हिंदू इलाके से विधायक है, और हर बार विधायक में जीतता है। और जबकि वो क्या क्या नहीं, उसने बोला राजा भोज था कौन, राजा भोज को जानता कौन था? राजा भोज हमारे देश का सिर्फ राजा नहीं था, राजा भोज कई तरह की कलाओं का 16 कलाओं में निपुण था। राजा भोज एक बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत बड़ा भक्त था, बहुत बड़ा राइटर था, कवि था, फाइटर था, एनवायरमेंटलिस्ट था, और एक शास्त्र रचयिता था, संस्कृत का ज्ञानी था।
इतनी सब चीजें करने वाले आदमी को एक आरिफ मसूद पब्लिक मीडिया पे, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह रहा है कि वो क्या था, उसके बाद भी वो हिंदू इलाके से चुनाव जीत रहा है, इससे बड़ी चिंता की कोई बात नहीं होगी। इसलिए हमें आई एम नॉट वेरी मच कंफ्यूज्ड ओवर दिस कि हमारी जो लोग हैं उनकी मेमोरी गड़बड़ है और उनको उदयनिधि की स्टेटमेंट को भी भूल गए। आज आप किसी से पूछेंगे वो कहेंगे क्या बोला था, जबकि उसकी सपोर्ट कार्ति चिदम्बरम ने किया, उसका सपोर्ट दूसरे कांग्रेस के नेताओं के बच्चों ने किया, इसने खड़गे के प्रियंक खड़गे ने किया। प्रियंक खड़गे का करने का मतलब है पूरी कांग्रेस ने किया, कार्ति चिदम्बरम का करने का मतलब है पूरी कांग्रेस ने किया। उसके बाद भी कांग्रेस जो है, कांग्रेस बीजेपी के वोटों सीटों में 4-4 5-5 का अंतर आ रहा है। इसका मतलब अपने यहाँ की पॉपुलेशन जो है वो गद्दार है। अपने यहाँ के जो गद्दार से मतलब ये है कि उनको समझ नहीं है कि हम अपना सुसाइड अटेम्प्ट कर रहे हैं इनको वोट देकर। बस यही कहना बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सही बोले आपने डॉक्टर साहब। आई हैव वन फाइनल क्वेश्चन, विद दैट आप आपका फाइनल वर्ड्स भी इंक्लूड कर सकते हैं 1-1.5 मिनट में। वी विल कॉल इट अ शो। ये सेमीफाइनल बोला गया इस 5 स्टेट का इलेक्शन को। इस सेमीफाइनल में विनर कौन, राहुल गांधी या पीएम नरेंद्र मोदी? हु इज द विनर? देखिए अब इफ आई एम आस्क्ड टू कंपेयर राहुल गांधी विद पीएम नरेंद्र मोदी, तो सूरज के सामने दिया दिखाना है। राहुल गांधी पूरे देश के दुश्मन, हमारे देश के अनेक देशों की जो टीमें, वो सब मिलके राहुल गांधी तो एक आपको सामने एक पुतला दिख रहा है, पर उसके पीछे अपने देश में बैठे हुए, पूरी दुनिया में बैठे हुए हमारे दुश्मन, चाहे चाइना हो गया, चाहे जितने भी देश हो गए, वो सब राहुल गांधी के पीछे खड़े हुए हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी अकेला एक शेर है जो अपनी विचारधारा को लेके शेर की तरह खड़ा हुआ है। तो दोनों का कंपैरिजन कोई नहीं है। विनर, अल्टीमेट विनर जो है वो नरेंद्र मोदी ही है। राहुल गांधी को आज भी लोग पप्पू मानते हैं, और उसकी बहन तो जो उसको इतना औरा बनाया था, उसकी बहन फ्लॉप हो चुकी है पूरे तरीके से। तो अब उनका जो है, अगर इन चुनावों में क्या स्थिति बनती है उसके बाद, अच्छा इतने सारे 50-60 चुनाव हार गया, फिर भी राहुल गांधी को वो लोग छोड़ने को तैयार नहीं है कांग्रेस वाले। ये अच्छा ही है एक तरह से। कांग्रेस मुक्त भारत जो है बीजेपी चाहती है, लेकिन कांग्रेस भी शायद यही चाहती है, इसलिए राहुल गांधी और प्रियंका के आगे पीछे चलना चाहते हैं। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजेश जौहरी, आपने टाइम निकाले हमसे बिताए, और यू पुट एवरीथिंग वेरी नाइसली। आई जस्ट वांट टू से यू थैंक यू। It was a fantastic analysis. We are very clear. I am sure the viewers are very happy also. Appreciate it. Thank you. And we will see you again on third night to see whether your predictions are coming true. Sure. Third is the litmus test, right? When the result comes out, we will talk. Okay. Thank you, Dr. Rajesh Jori. Thank you. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Rama.